हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 5 नवंबर के करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अक्टूबर की पूरी सीरीज जो है करंट अफेयर्स की वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और अक्टूबर के वीकली करंट अफेयर्स भी चैनल पर अपलोड हो गए हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं जाके। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, H3 लॉन्च व्हीकल इज डेवलप्ड बाय। सो H3 लॉन्च व्हीकल की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली किसने डेवलप्ड किया है, ये किया है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। सो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जो कि जाक्सा। सो ए जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। सो ए जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा H3 लॉन्च व्हीकल इज डेवलप्ड बाय जाक्सा। सो ए जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। सो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं, सो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम ये बेसिकली लॉन्च हुआ था 2019 में। सो 2019 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को। और इसे लॉन्च किसने किया था? अगर हम मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 2019 में लॉन्च किया था नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। सो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बेसिकली ये किसके लिए था? ये था इम्प्रूव करने के लिए एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। और ये टारगेट था 131 सिटीज़ में एयर क्वालिटी इम्प्रूव करना है। और अगर हम स्टेट्स की बात करते हैं, सिटीज़ थी 131 और ये 24 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में ये टारगेट था कि 131 सिटीज़ में इम्प्रूव किया जाएगा एयर क्वालिटी को। लॉन्च किया था 2019 में। मिनिस्ट्री कौन सी थी? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, It is an initiative of National Green Tribunal to improve air quality in all the cities in the country. So यहाँ पे फर्स्ट चीज़ यहाँ पे all है तो ये गलत है। मैंने अभी डिस्कस किया 131 सिटीज़ का टारगेट था, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज मिला के 24 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज थे। ऑल नहीं थी, 131 सिटीज़ थी। और ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इनिशिएटिव नहीं था, ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का ये बेसिकली था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का इनिशिएटिव था और इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल इनकरेक्ट है हमारे पास। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, सो सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रही है? इट एनविसाजेस टू अचीव रिडक्शंस अप टू 40% और अचीवमेंट ऑफ नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर पर्टिकुलेट मैटर 10 और PM10 कॉन्सेंट्रेशंस बाय 25-26। यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास। तो स्टेटमेंट 2 यहाँ पे राइट हो गया एंड स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट होगी बिकॉज ऑल सिटीज़ के लिए नहीं था, 131 सिटीज़ के लिए था। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का ये इनिशिएटिव नहीं था, इनिशिएटिव था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का। लॉन्च किया गया था 2019 में। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है हमारे पास बस करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ओनली 2। सो बी जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करें, सो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ये कौन से ईयर में था? 1972 में। देन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एरियाज फ्री ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स कैन बी क्रिएटेड इन द कोर ऑफ टाइगर रिजर्व। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 की अगर हम बात करते हैं तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एरियाज फ्री ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स कैन बी क्रिएटेड इन द कोर ऑफ टाइगर रिजर्व। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, दिस कैन बी डन आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग द राइट्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज अंडर द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 एंड विद द इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ द ग्राम सभा कंसर्न। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये भी हमारे पास करेक्ट है, बट यहाँ पे हमसे स्टेटमेंट की रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। सो हमारे पास दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 जो है हमारे पास ये हमारी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 1 की। सो जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। सो यहाँ पे स्टेटमेंट जो आंसर है वो होगा हमारा बी, कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और जो एक्सप्लेनेशन है वो सेकेंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट बी जो होगा यहाँ पे वो आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्यूबरक्लोसिस। सो अगर हम ट्यूबरक्लोसिस की बात करते हैं, सो ट्यूबरक्लोसिस हमने अक्टूबर में बहुत डिस्कस किया है। अगर हम बात करें ट्यूबरक्लोसिस की, तो ये टीबी जो है ट्यूबरक्लोसिस ये कौन सी बैक्टीरिया के थ्रू होता है? सो माइकोबैक्टीरियम, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, माइकोबैक्टीरियम। सो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ये बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम। ट्यूबरक्लोसिस टीबी किसकी वजह से होता है? किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से। देन और अगर हम बात करते हैं, टीबी जो है प्राइमरली अफेक्ट करता है किसको? लंग्स को, और बाकी ऑर्गन्स को भी करता है, बट प्राइमरली जो अफेक्ट करता है वो लंग्स को करता है। देन अगर हम बात करें और भी ऑर्गन जैसे कि किडनी हो गया, स्पाइन हो गया, ब्रेन हो गया, तो इन ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है, पर प्राइमरली जो अफेक्ट करता है वो लंग्स को करता है। टीबी जो बैक्टीरिया है वो है माइकोबैक्टीरियम, और जो
गवर्नमेंट ने एक योजना जो है वो लॉन्च की थी, निश्चय पोषण योजना। ये इनिशिएटिव था टीबी के पेशेंट्स को न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना। सो यहाँ पे स्टेटमेंट देखते हैं हम, ट्यूबरक्लोसिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज दैट प्राइमरली अफेक्ट्स द लंग्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। अभी डिस्कस किया कि टीबी जो एक बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया का नाम भी हमने डिस्कस किया, माइकोबैक्टीरियम डिजीज, माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया का नाम है, और ये प्राइमरी अफेक्ट जो करता है, प्राइमरली अफेक्ट करता है किसको, लंग्स को। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं, गवर्नमेंट लॉन्च्ड द निक्षय पोषण योजना टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू टीबी पेशेंट्स। सो ये मैंने आपके साथ अक्टूबर में बहुत बार डिस्कस किया है। ये लॉन्च किया है ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने, निक्षय पोषण योजना। ये किस लिए है, ये टीबी पेशेंट्स को न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ, बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही हमारे पास करेक्ट है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा बोथ 1 and 2। बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो यहाँ पे प्लेसेस दी गई हैं और कंट्री और रीजन हमने बताना है, करेक्ट यहाँ पे बताना है हमने, करेक्टली मैच। सो अगर हम बीर बिलिंग की बात करें, सो बीर बिलिंग जो है ये बेसिकली जगह है कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है बीर बिलिंग, हिमाचल प्रदेश का, जाहिर सी बात है इंडिया में है। सो यहाँ पे जो कंट्री दी है तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट पेयर है, बिकॉज बीर बिलिंग एरिया है हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश पार्ट है इंडिया का। सो यहाँ पे इंडिया होता तब ये राइट पेयर होता, बट यहाँ पे रशिया, तो रशिया में नहीं है, बीर बिलिंग है इंडिया में। सो यहाँ पे पेयर 1 जो है हमारे पास इनकरेक्ट है। सेकेंड अगर हम बात करते हैं सेकेंड पेयर की, सो रामल्ला, रामल्ला बोला गया है कि ईरान में। सो रामल्ला बेसिकली पैलेस्टीन का पार्ट है, वो भी पैलेस्टीन का अगर हम बात करते हैं वेस्ट बैंक। सो वेस्ट बैंक का पार्ट है रामल्ला। सो रामल्ला वेस्ट बैंक में सिचुएटेड है पैलेस्टीन में। सो यहाँ पे स्टेटमेंट ये पेयर 2 जो है ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। बीर बिलिंग का हिमाचल प्रदेश में इंडिया में, रामल्ला का है पैलेस्टीन के वेस्ट बैंक में सिचुएटेड है। देन थर्ड पेयर की अगर हम बात करते हैं, बेतलाहिया। सो बेतलाहिया जो है ये भी हमें जो है पैलेस्टीन में देखने को मिलता है, पैलेस्टीन का ही पार्ट है ये। तो पैलेस्टीन में ये है गाजा स्ट्रिप पे। सो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम रामल्ला की बात करते हैं तो ये है पैलेस्टीन में वेस्ट बैंक पे, और बेतलाहिया जो है ये सिचुएटेड है गाजा स्ट्रिप पे। सो यहाँ पे थर्ड पेयर भी जो है हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट पेयर देखते हैं। सो बीर बिलिंग जो है, बीर बिलिंग का है। आई होप आप लोगों को ये साथ में चीज़ें याद भी हो रही होंगी, क्योंकि हम लोग इतनी बार रिवाइज कर लेते हैं। सो बीर बिलिंग का है इंडिया में, हिमाचल प्रदेश इंडिया। रामल्ला की बात करते हैं पैलेस्टीन, पैलेस्टीन के वेस्ट बैंक में। और बेतलाहिया की बात करें ये भी पैलेस्टीन बट गाजा स्ट्रिप पे। तो यहाँ पे तीनों ही पेयर हमारे पास इनकरेक्ट है। यहाँ पे हमसे करेक्टली मैच पूछ रहा था। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा नन ऑफ द अबव। सो नन ऑफ द अबव जो होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करते हैं इंडिया की, सो ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे कौन से शेड्यूल में मेंशन है, शेड्यूल 8 जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए है। सो शेड्यूल 8 बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस की। सो यहाँ पे और हमारी टोटल जो है 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। ओरिजिनली अगर हम बात करें तो ओरिजिनली 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी, बाकी अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो ऐड की गई हैं। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट 1 की, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हिंदी जो है देवनागरी स्क्रिप्ट में ऑफिशियल लैंग्वेज होगी यूनियन की। सो यहाँ पे यूनियन की है, ये यूनियन के लिए यहाँ पे डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, आर्टिकल 343 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। सो यहाँ पे आर्टिकल 343 क्लॉज 1 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डिक्लेयर करता है हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी जो है बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन अक्टूबर 31 टू मार्क द एडॉप्शन ऑफ हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 की अगर हम बात करते हैं तो स्टेटमेंट 3 हमारे पास इनकरेक्ट होगी, बिकॉज अगर हम हिंदी दिवस की बात करते हैं तो हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है सितंबर 14 को। सितंबर 14 को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है हिंदी दिवस, ना कि अक्टूबर 31 को। और अगर हम बात करते हैं कि क्यों सितंबर 14 ही डेट रखी गई है हिंदी दिवस सेलिब्रेट करने के लिए, सो बेसिकली हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था। हिंदी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था 14 सितंबर 1949 को। सो 1949 14 सितंबर 1949 को हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया था। दैट्स वाई हर साल हम सितंबर 14 में हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो थी हमारे पास इनकरेक्ट है। शेड्यूल कौन सा है, शेड्यूल हमारे पास जो है लैंग्वेजेस के लिए वो है 8 शेड्यूल। 8 शेड्यूल में अगर हम ओरिजिनली बात करें 14 लैंग्वेजेस थी, और अगर हम अब बात करते हैं करंट, अगर प्रेजेंट में हम बात करते हैं तो प्रेजेंट हमारी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा 1 and 2।
सो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द टर्म ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेच। सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेच का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेच की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ये क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी की वो कोई भी एम्बिशियस गोल अगर कोई भी बना रहा है, ठीक है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं, जो एबिलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की कि वो ये गोल जो अचीव कर सकता है नहीं कर सकता, सो उस एबिलिटी को जो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेच कहते हैं। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव एम्बिशियस गोल्स बाय मैक्सिमाइजिंग इट्स रिसोर्सेज। सो रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज करके कोई भी गोल जो भी हमने टारगेट सेट किया है, गोल सेट किया, उसको अचीव करना, ये जो है ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव एम्बिशियस गोल्स बाय मैक्सिमाइजिंग इट्स रिसोर्सेज। सो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेच का मतलब होता है, ये ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव एम्बिशियस गोल बाय मैक्सिमाइजिंग इट्स रिसोर्सेज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द देशपांग रीजन। सो देशपांग रीजन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं मैप पे भी। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं देशपांग रीजन की, तो द इंडस रिवर फ्लोज थ्रू द देशपांग रीजन। सो ये मैंने आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, अगर आप लोग रेगुलरली मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, इंडस रिवर फ्लो करती है देशपांग रीजन से। द यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ मोनेस्ट्रीज इन द देशपांग रीजन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्शियन आर्किटेक्चर। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे जो आर्किटेक्चरल स्टाइल हमें देखने को मिलता है ये पर्शियन आर्किटेक्चर नहीं है, ये बेसिकली हमें तिब्बतन बुद्धिज्म आर्किटेक्चर जो है, आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है हमें, कौन सा? तिब्बतन बुद्धिज्म। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो हो जाएगा यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, बिकॉज ये पर्शियन आर्किटेक्चर नहीं है, यहाँ पे हमें जो देखने को मिलता है वो हुआ है तिब्बतन बुद्धिज्म आर्किटेक्चर। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, द खारदुंगला माउंटेन पास इज अ नोटेबल प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द देशपांग रीजन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगी। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं, सो राइट आंसर होगा ओनली 2। ओनली 2 इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग with reference to the conditions that are essential for the formation of photochemical smoke. So options में अगर हम देखें, strong sunlight, low temperature, high altitude, high humidity. So यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सी कंडीशंस जो है वो एसेंशियल होती है फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक के लिए। सो यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग सनलाइट जो है यही रिस्पॉन्सिबल होती है, बाकी लो टेम्परेचर, हाई ऑल्टीट्यूड, हाई ह्यूमिडिटी नहीं होता। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ओनली 1, स्ट्रॉन्ग सनलाइट। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहा था, सो राइट आंसर होगा ओनली 1। ओनली 1 इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पे आर्टिकल्स दिए हुए हैं, ये हमने बताना है कौन सा करेक्ट है। सो आर्टिकल 355 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू एंश्योर द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द स्टेट्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, आर्टिकल 371C प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन द स्टेट ऑफ मिजोरम। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास। आर्टिकल 371C की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 371 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मिजोरम में स्टैब्लिशमेंट की बात करता है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की कहाँ पे, कौन से स्टेट में? मिजोरम में। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 हमारी बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 370 पर्टेन्स टू द स्पेशल प्रोविजंस फॉर नागालैंड। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिकॉज आर्टिकल 370 रिवोक हो चुका है। आर्टिकल 370 किसके लिए था? जम्मू एंड कश्मीर के लिए। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 एंड 2 जो है बिल्कुल करेक्ट है। हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, राइट आंसर होगा 1 एंड 2। सो 1 एंड 2 जो होगा यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर होगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।